मैं आपको कहूँ कि मील प्रेप के लिए एक पूरा दिन निकाल कर 5-6 घंटे किचन में लगाएं, तो ऑनेस्टली क्या ये सबके लिए पॉसिबल होता है? बिल्कुल नहीं। स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। वो तो कहेंगी कि एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें और भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, तो किचन में 5-6 घंटे कैसे लगा दें? और होम मेकर्स भी इतना खाली नहीं होती हैं, घर के साथ साथ उन्हें बहुत सारे और भी काम निपटाने होते हैं। इसलिए आप लोग सब मेरा सिंपल सा अप्रोच फॉलो कर सकती हैं, जो मैं आज के वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं एक ही दिन में पूरा मील प्रेप खत्म करने की कोशिश नहीं करती हूँ। जिस दिन जितना टाइम मिल जाता है, जितना कंफर्टेबली हो पाता है, मैं उतना ही कर देती हूँ। कभी थोड़ा, कभी थोड़े से ज्यादा। कभी 10 मिनट मिल जाते हैं तो कुछ मील प्रेप कर लेती हूँ। कभी आधा घंटा मिल गया तो कुछ और तैयारी कर ली। और इस तरीके से धीरे धीरे, बिना थकान, बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस और बिना घंटों किचन में बिताए, काम आराम से हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है कि आने वाले दिनों में कुकिंग स्ट्रेस फ्री हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि मैंने भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते करते कैसे अपने मील प्रेप पूरे किए। मॉनसून आते ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऑनेस्टली, हेयर प्रॉब्लम तो आजकल बड़ा हो या बच्चा हो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है। हेयर फॉल को मैनेज करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए आज मैं बना रही हूँ सीड्स के हेल्दी लड्डू। अलसी, तिल, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स के साथ। इन सीड्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर और ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए अच्छे हैं। मतलब सिर्फ हेयर के लिए नहीं, बल्कि डेली डाइट को भी न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए ये सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। इन लड्डुओं में मिठास देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डेट्स का। डेट्स नेचुरल स्वीटनेस, फाइबर और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होते हैं। और थोड़ा सा घी हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर लड्डुओं को नेचुरली टेस्टी और मोर नरिशिंग बना देते हैं। रोस्टेड सीड्स को मैं स्मूथली ब्लेंड कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। इसकी ब्लेंडिंग मुझे काफ़ी स्मूथ मिलती है और एवरीडे किचन वर्क भी मेरा काफ़ी सिंपल और इजी हो जाता है। सो दिस इज़ माय एवरीडे गो टू अप्लायंस इन द किचन। सारे ही रोस्टेड सीड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है और एक बोल में निकाल लिया है। साथ में जो डेट्स मैंने थोड़े से पकाए थे, उनको भी मैं एक बार हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मिक्सचर और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और सीड्स और डेट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनके लड्डू बाँध लेंगे। इन लड्डुओं में हमने किसी तरीके का आटा तो डाला नहीं है, तो ये उतने स्मूथ नहीं बनेंगे जैसे आपके बेसन के लड्डू बनते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन इनमें आपको 100% मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लड्डुओं को बांधने में दिक्कत आए, तो आप घी गरम करके, मेल्टेड घी एक-एक स्पून करके ऐड कीजिए ताकि आपके लड्डू आसानी से बंध जाएँ। चिया सीड्स भी मैं एक साथ सोक करके रेडी कर देती हूँ। सच कहूँ तो मैं हर रात चिया सीड्स सोक करना भूल जाती थी। इसलिए चिया सीड्स को डायरेक्टली आइस ट्रे में डाल के, उनमें पानी डाल के थोड़ी देर उन्हें फूलने दूंगी। और उसके बाद जब वो फूल जाएंगे, इन्हें फ्रीज कर दूंगी। अब सुबह एम्प्टी स्टमक इन्हें लेना आसान हो जाएगा। तो बस एक पोर्शन निकालिए, पानी में डालिए और एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर लीजिए। या फिर स्मूदीज, शेक्स, जिस भी तरीके से आपको कंज्यूम करना है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ना हर रात सोक करने का झंझट और ना ही याद रखने की टेंशन। और अब करीबन रात के 7:30 बजे हैं। जो सुबह मैंने मूंग दाल भिगो के रखी थी स्प्राउट्स बनने के लिए, इसका सारा पानी मैं ड्रेन आउट कर दूंगी। और बिना पानी के एज इट इज अब इन्हें ढक के छोड़ दूंगी रात भर के लिए। अगले दिन का स्प्राउट्स बनने का प्रोसेस मैं आपके साथ नेक्स्ट डे शेयर करूंगी।
यहाँ पे जो डोसा बैटर की मैंने प्रिपरेशन की थी, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। टाइम टू ग्राइंड दिस ऑल्सो। डोसा बैटर घर में रेडी हो तो ब्रेकफास्ट हो या कई बार इवन लंच हो, सोचना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें इसके साथ बन जाती हैं। इडली, डोसा, उत्तपम, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सबको ये पसंद भी आता है। तो मेरे यहाँ तो ये वीकली रिचुअल आप कह लीजिए है कि इसे तो बनाना ही बनाना होता है मुझे। जो सोक्ड चिया सीड्स को मैंने फ्रीज किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। इन्हें आइस ट्रे से निकाल के मैं जिप लॉक में स्टोर कर दूंगी, ताकि हर रोज इन्हें निकाल के यूज करना आसान हो जाए। अब इनको आप जैसे मर्जी चाहे कंज्यूम कीजिए। मैं वैसे जनरली इसे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना पसंद करती हूँ। बहुत इजी है इसे अब यूज करना। सिंपली पानी में इसे डालिए और अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले लीजिए फॉर इट्स फुल बेनिफिट्स। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्प्राउट्स दिखाती हूँ, जो हरे मूंग के मैंने रात को बनने के लिए रखे थे। बहुत छोटे-छोटे से स्प्राउट्स इसमें निकलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका स्प्राउट्स बनाने का आज बताने वाली हूँ। तो ये जो हरे मूंग के जो स्प्राउट्स है ना, मैं इसको किसी कपड़े में लपेट के नहीं रखूंगी, कोई गीला कपड़ा यहाँ पे यूज नहीं करने वाली हूँ मैं। सिंपली इनको वापस से एक बार पानी से निकाल दूंगी और ढक के रख दूंगी। और यही पानी से धोने और निकालने का सिलसिला मैं दिन भर में 3 या 4 बार कर दूंगी। और आप देखेंगे कि शाम तक स्प्राउट्स अच्छे खासे इसमें बन के रेडी हो जाएंगे। कोई कपड़े का झंझट नहीं, कोई स्पेशल गैजेट नहीं, नथिंग। और यहाँ पे डोसा बैटर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हुआ है। मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दिए हैं आज इडली डोसा बैटर बनाने के। लास्ट टाइम मैंने जो बैटर की रेसिपी शेयर की थी वो साबूदाने के साथ थी। इस बार बिना साबूदाने की है, बिकॉज आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे मांगी थी रेसिपी बिना साबूदाने की। तो आज मैंने सिर्फ राइस, दाल और पोहा यूज करके ये बैटर बनाया है। परफेक्ट मेजरमेंट्स दिए हैं आपको, नो फेल रेसिपी है। और अगर आप इससे इडली बनाएँगे तो सुपर सॉफ्ट बनती है, डोसा बनाएँगे तो अच्छा खासा क्रिस्प बनता है। एक बार ये वाली रेसिपी भी ट्राई करके देखिएगा। और जब तक इडली वहाँ पे बन रही है, मैं यहाँ पे अपने गार्डन में आ गई थी फ्रेश करी लीव्स तोड़ने के लिए, क्योंकि फ्रेश करी लीव्स का अरोमा अमेजिंग होता है। तो इन्हें यूज करके मुझे बनानी थी चटनी। एज यू ऑल नो, इंडियन कुकिंग में चटनीज के बिना खाना अधूरा होता है। और स्पेशली अगर साउथ इंडियन खाने की बात करूं, डोसा, इडली, सांबर की बात करूं, तो चटनी कैसे ना हो। इनफैक्ट हमारे घर में सांबर बने ना बने, अगर चटनी अवेलेबल है तो हम इडली बहुत आराम से खा लेते हैं, खुश होके खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बना रही हूँ कारा चटनी, जिसके डिटेल्स मैं एक्चुअली ऑलरेडी डिटेल में आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे जब तक कारा चटनी बन रही है, मैं कोकोनट चटनी भी रेडी कर लूंगी। नारियल की चटनी और ये रेड वाली साउथ इंडियन की स्पेशल चटनी, जिसको कारा चटनी बुलाते हैं, ये दोनों मेरे पूरे हफ्ते की मील प्रेप में आते हैं। हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इनको बना के रख देती हूँ, और आराम से नाश्ते में या लंच में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। रेड चटनी भी बन गई थी, तो इसको भी मैंने ठंडा करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बेसिक सा तड़का लगाया है ऊपर करी लीव्स का और राई का। और ये चटनी दोनों ही बन के रेडी हैं। जितनी देर में मैंने चटनियाँ प्रेप अप करके रखी हैं, उतनी देर में यहाँ पे इडली भी रेडी हो गई हैं। तो हमारा नाश्ता यहाँ पे सॉर्टेड है आज का। गर्मा गर्म इडलीज आर रेडी टू सर्व विद कारा चटनी एंड कोकोनट चटनी। दोपहर में जब मुझे वापस से टाइम मिला तो मेरी नज़र पहुंची ओवर राइपेंड बनानास पे, जो मेरे घर पे पड़े हुए थे और जिनको घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। इन्हें भी वेस्ट नहीं करना है, तो इनमें से आधे बनानास यूज करके मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। फ्रोजन बनानास के साथ आप बहुत कुछ बना सकते हैं, आइसक्रीम, शेक्स,
स्मूदीज। और आपको यहाँ एक बोनस टिप देती हूँ। नॉर्मल बनानास की जगह अगर आप फ्रोजन बनानास यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इन योर स्मूदीज या शेक्स, तो बहुत अच्छा और ज्यादा क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। इन्हें काट के अनकवर्ड ही फ्रीजर में रख दीजिए। जब ये पूरे तरीके से फ्रीज हो जाएंगे तो वापस से इन्हें जिप लॉक में डाल के रख लीजिए और जब चाहे जैसे चाहिए इस्तेमाल कीजिए लेटर ऑन। अब आते हैं बचे हुए 2 बनानास के ऊपर। यहाँ भी मैं इनको एक बहुत ही अच्छा यमी मेकओवर देने वाली हूँ। इनसे बनाऊंगी एक हेल्दी डेट्स एंड बनाना केक, बिना मैदे के, बिना चीनी के, बिना इवन जैगरी के और बिना एग्स के। बनाना और डेट्स की नेचुरल स्वीटनेस से ये केक ना सिर्फ स्वीट बनेगा बल्कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट भी बनेगा। 2 मीडियम साइज के बनानास मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं। 1 कप नाप के डी सीडेड डेट्स लिए हैं जिनको थोड़ी देर पहले मैंने 1 कप गर्म दूध में डाल के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इनको भी अब मैं ब्लेंडर जार में ले लूंगी। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप फ्लेवरलेस ऑयल, 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस और इन सब चीजों को मैं स्मूथली ब्लेंड कर लूंगी। अब इसमें हम छान के लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें है 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें एक साथ अच्छे से मिला देना है। जरूरत पड़े तो ऊपर से आप दूध और भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप दूध और बाद में मिलाया था मिक्स करते वक्त। आजकल जब मार्केट में इतने सारे अडल्ट्रेशन और मिलावट के कंसर्न्स हैं, तो इंग्रेडिएंट्स को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होना और घर पर सिंपल, क्लीन और न्यूट्रिशियस चीज़ें बनाना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और जिन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इस केक को बनाने के लिए हार्डली आपको 5-6 मिनट देने होंगे। उसके बाद ओटीजी अपना काम करता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक और बात। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एयर फ्रायर में केक और मफ़िन्स बनाना बताऊँ, तो आज वाला केक मैं एयर फ्रायर में ही बनाने वाली हूँ। थोड़ा-सा थिक कंसिस्टेंसी का ही बैटर ये रहेगा, एकदम फ्लोई नहीं होगा। इसको बेकिंग ट्रे में डाल दीजिए, जिसमें भी आपको बेक करना है। मैंने इसे चॉप्ड वॉलनट्स के साथ और डार्क चॉकलेट वाले चोको चिप्स के साथ टॉप अप किया है। ये दोनों ही बनाना केक के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप अपने मनपसंद की टॉपिंग्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब एयर फ्रायर में इसे बेक करने के लिए सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर आप ओटीजी में 180 डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं, तो एयर फ्रायर में 160 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसे बेक करना है। 25 मिनट में 160 डिग्री टेम्परेचर पे मेरे एयर फ्रायर में ये बन के रेडी हो गया था। तो बस ओटीजी और एयर फ्रायर में बस टेम्परेचर सेटिंग्स का ही फर्क है। और हाँ, एयर फ्रायर में थोड़ा जल्दी बेक हो जाता है, 5-7 मिनट जल्दी ही बेक होगा। जब तक केक बेक हो रहा है, अब मैं यहाँ पे प्रीमिक्स एक बनाने वाली हूँ और वो है उपमा प्रीमिक्स। जब तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, राई और कटी हुई हरी मिर्च। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सौटे करेंगे तब तक जब तक कि स्पेशली कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें एकदम क्रिस्प ना हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर ये क्रिस्प नहीं होंगी, थोड़ी अंडर कुक रह जाएंगी, तो प्रीमिक्स के ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए इसे अच्छे से आप क्रिस्प कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल और कुछ कटे हुए काजू जिनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया था। क्योंकि उपमे में काजू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप काजू की जगह मूँगफली भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से हम सौटे कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब सूजी और इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि सूजी भी भुन जाए, इसमें से एक अच्छा सा अरोमा आने लग जाए। और उसके बाद हम इसमें डिहाइड्रेटेड या ड्राइड सब्जियां डालेंगे कटी हुई। फ्रेश सब्जियां कटी हुई नहीं डालेंगे क्योंकि ये प्रीमिक्स है, हमें इसे किचन पैंट्री में स्टोर करना है, फ्रिज या फ्रीजर में नहीं। इसलिए जो भी सब्जियां आपको प्रीमिक्स में डालनी है उन्हें ओवन में 160 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 18 मिनट के लिए डिहाइड्रेट कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए और वही ड्राइड वेजिटेबल्स इसके अंदर डालिए। मैं आज यूज़ कर रही हूँ ड्राइड प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। आप अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ ही में नमक भी डाल दीजिए, वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये उपमा प्रीमिक्स रेडी है।
इसे ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं अपनी किचन पैंट्री में ही। जब भी आपको इसे बनाना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 कप अगर ये प्रीमिक्स ले रहे हैं तो 1.5 कप एकदम बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डाल के ढक के छोड़ दीजिए फॉर 5-7 मिनट्स और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका उपमा बन के रेडी है। जब भी हमें थोड़ा-सा मौका मिले अगर हम इस तरीके के प्रेप वर्क कर सकते हैं और करके रख दें, तो सोचिए कितनी आसानी हो जाती है इन द कमिंग डेज़। मेरे पास फ्रिज में थोड़ा-सा हंकर्ड भी पड़ा हुआ था। इससे पहले कि ये खराब हो जाए, मैंने सोचा फटाफट से इससे भी कुछ बना देती हूँ। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे केसर इलायची श्रीखंड। बहुत आसान है इसे बनाना, बस हंकर्ड को लीजिए। इसमें आपको डालना है इलायची, पिसी हुई चीनी और केसर जो कि मैंने पानी में भिगोया था, आप दूध में भी भिगो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और बस आपका श्रीखंड बहुत ही यम्मी जो लगता है, रेडी हो जाएगा। 5 से 6 दिन तक आप आराम से इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे मीठा खाने का तो इसे एन्जॉय कीजिए। इस थिक क्रीमी श्रीखंड में आप अपने मनपसंद के काट के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे उपमा प्रीमिक्स भी ठंडा हो चुका था तो मैं इसको भी अब ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। 15 दिन तक ये भी खराब नहीं होता है, आप आराम से इसे बना के स्टोर कर दीजिए। इवन अगर बच्चे आपके हॉस्टल में हैं तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, आप उन्हें बना के दे सकते हैं। टाइम टू रिवील द स्प्राउट्स नाउ। मैंने 3 से 4 बार थ्रू आउट द डे आज इनको धोया था और पानी पूरा निकालने के बाद इन्हें ढक के छोड़ दिया था एंड यू कैन सी कि कितने अच्छे तरीके से स्प्राउट्स भी रेडी हो गए हैं। जब बनाने की टेक्निक ईज़ी हो तो इन्हें बनाने में आलस नहीं आता है और डाइट में इंक्लूड करना आसान हो जाता है। आई होप आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 25 मिनट में केक भी बन के रेडी हो गया था और बिलीव मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप एक बार इस केक को ट्राई करके देखिएगा। मैंने एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट्स दिए हैं और इस बार कप मेज़रमेंट्स दिए हैं क्योंकि बहुतों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ग्राम्स में मत दीजिए क्योंकि उनके पास वेइंग स्केल नहीं है। तो इस बार कप मेज़रमेंट्स है, परफेक्ट रेसिपी है, ट्राई करके देखिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्योंकि हमारे घर में तो ये सबका फ़ेवरेट है और हम लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे ठंडा हो जाने के बाद ही डीमोल्ड कीजिएगा। इनफैक्ट दिस रूल अप्लाइज़ टू द एंटायर बेकिंग प्रोसेस। आप कुछ भी बेक करें, ठंडा होने के बाद ही उसे टच कीजिए और डीमोल्ड कीजिए और उसके बाद ही खाइए। ठंडा हो गया है, इसको मैंने कट कर दिया है पीसेस में और आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ये बचता नहीं है, तो क्या ही आप स्टोर करेंगे? तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। तो बस यही था आज के वीडियो में जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि जब भी आपको मौका मिले, जितना भी टाइम मिले और जितना आपसे बन पाए उतना थोड़ा-थोड़ा करते चलिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये छोटे-छोटे स्टेप्स भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और आपको एक कदम आगे ही बढ़ाएँगे हेल्दी ईटिंग की तरफ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, हेल्दी ईटिंग के लिए आप अपनी मील प्रेप में क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे और हमारे बाकी और व्यूअर्स को जो भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, उन सबको कुछ नए आइडियाज़ मिल पाएँगे। ऑन दैट नोट मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूँगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, keep watching and stay healthy. Bye bye.